हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसे कि हम सब कुछ आर्टिकल्स देख रहे हैं कि इस समय वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से हमारा जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिसको हम एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, वो कुछ कंप्लायंस बर्डन के अंडर आ गया है। ठीक है। और ये कुछ इसलिए भी आया है कि अभी हमारे जो मल्होत्रा साहब हैं, आरबीआई गवर्नर, उन्होंने कहा है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है वो क्रूड प्राइसेस जो एलिवेट हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड हो सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है। हालांकि जो ग्रेटर रेजिलियंस स्ट्रक्चर है हमारा, वो इसको विदस्टैंड करने का कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, जैसे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, शिपिंग डिसरप्शंस हो रहे हैं और रेड सी में टेंशन्स बने हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो ग्लोबल ट्रेड रूट है वो हमारा इम्पैक्ट हो गया है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या कि जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा, वो एक्सपोर्टर सेक्टर, भाई वो एक्सपोर्ट भी करता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो गया है इस समय। अच्छा, एमएसएमई सेक्टर मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मीडियम इंटरप्राइजेस, मींस कि जो हमारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग है। ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो वो कई सारी ऐसी चीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करते थे और उनको डिसप्रोपोर्शनली इससे अफेक्ट हुआ है। जो बड़े उद्योग घराने हैं, वो तो भाई अपना कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के अपना एक्सपोर्ट जारी रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास बड़े कंटेनर्स हैं, बड़े शिप्स हैं। बट ये जो छोटे उद्योगी घराने हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट फेस किया है इसका, क्योंकि इनके पास भाई उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, बहुत कम पूंजी होती है इनके पास, और इंटरमीडियरीज के ऊपर हाई डिपेंडेंस होता है। भाई बड़े जो उद्योगपति हैं उनके पास तो खुद की शिप्स होती है, बट ये जो दूसरी शिप्स हैं जो वहाँ पे फंसी हुई हैं, उन पे डिपेंड रहते हैं ये लोग। और ऑब्वियसली लोअर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इनके पास इतनी पूंजी नहीं है, नहीं इतना पावर होता है ये जो जल्दी से अपना काम निकलवा सकें हायर अथॉरिटीज से। इस वजह से ये रेड टेपिज्म में भी फंसे रह जाते हैं। तो इसी वजह से जो अभी कंप्लायंस बर्डन आ रहा है इनके ऊपर, ये इसी का कारण है। तो हो क्या रहा है उसकी वजह से, जो एक्सपोर्ट रेगुलेशंस हैं उसमें ये फंस के रह जा रहे हैं। बेसिकली टाइम से, मनी से और एफर्ट से, इन तीनों से ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्ट हो रहे हैं और बर्डन आ रहा है इनसे। इसका मतलब बेसिकली यही है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जो रेगुलेशंस हैं, उसको ये इतना ज़्यादा मुश्किल आ चुकी है उसमें कि उसको पूरा नहीं हो पा रहा है। फिर जो कस्टम का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, उसमें टाइम, मनी और एफर्ट का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर टैरिफ चार्जेस ऑब्वियसली इस समय बढ़े हुए हैं बिकॉज ऑफ द वॉर। ठीक है। जो डॉक्यूमेंटेशन होती है लॉजिस्टिक्स का, बेसिकली जैसे हमें कोई सामान लेके जाना है, सपोज ए सामान लेके जाना है, तो उसको किस कंटेनर में जाएगा, किस बॉक्स में जाएगा, अगर वो सील्ड है कि नहीं, नहीं सील्ड है तो कौन सी सीलिंग कैपेसिटी लगेगी। तो ये लॉजिस्टिक जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो चुका है। और इंश्योरेंस एंड रिस्क कंप्लायंस, बेसिकली वॉर चल रही है, तो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ गया है कि भाई हम सही सलामत आपके सामान को ले जा पाएंगे, उसके लिए अब हम ज़्यादा पैसा लेंगे आपसे। तो ये सारे जो कंप्लायंस बर्डन है, ये जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बर्डन है ये डिसप्रोपोर्शनेटली हाई हो चुका है, जो लार्ज फर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में। जो बड़े उद्योगी हैं भाई वो मौज कर रहे हैं, और हमारे जो छोटे उद्योग हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। अच्छा, तो चलिए ये देख लेते हैं कि हुआ क्या है, कि इतना ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन इंक्रीज हुआ क्यों है। जैसे शिपिंग डिसरप्शंस हमने देखा ही, केप ऑफ गुड होप से अब क्रॉस हमको करना पड़ रहा है। बेसिकली ये जो अफ्रीका जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो अब हम यहाँ से न जाके पूरा अफ्रीका क्रॉस करके यहाँ से जा रहे हैं, तो केप ऑफ गुड होप से हमको क्रॉस करना पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ रेड सी, जिसकी वजह से जो ट्रांसिट टाइम है वो 10 से 20 दिन का डिले चल रहा है उसमें। ठीक है। री डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि भाई इस रास्ते से जाने का जो डॉक्यूमेंट बनवाया था अब वो बेकार हो गया, अब आपको इस रास्ते से जाने का डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंट अपडेट करना पड़ रहा है हमको कस्टम जो डिक्लेरेशन हैं हमारे, उसके लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन एक तो ये आ गया है। दूसरा देखते हैं, डायनेमिक ट्रैफिक्स और जो पेनल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कि भाई जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी टैरिफ्स इम्पोज कर रही हैं, क्योंकि जान रही हैं कि वॉर चल रहा है और मजबूरी है लोगों को निकालना, इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल पेनल्टीज़ भी लगा दे रही हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी और डिले हो जा रही है। फिर लीगल और फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं उस
इसके इंटरप्रिटेशन में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि भाई जो छोटे उद्योग हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिक पेनल्टी लग जाती है कि आपने कॉम्प्लायंस नहीं किया है इसका। भाई वॉर के टाइम में ये आई एम सॉरी, वॉर के टाइम में ये 3 क्लॉज होते हैं, इसका आपने पालन नहीं किया तो अब आप इसका पेनल्टी भरिए। तो ये सारी दिक्कतें एमएसएमई के पास आ रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास इतने बड़े-बड़े लॉयर्स नहीं हैं कि वो सारे कंप्लायंस को पहले से ही उनको बता दें। वो इसमें भी फँस जा रही हैं। फिर ऑब्वियसली इंश्योरेंस एंड रिस्क कंप्लायंस ये तो हो ही रहा है कि भाई हाई इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया है बिकॉज़ ऑफ द वॉर, जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी अब उनको दोबारा बनवाना पड़ेगा और एडिशनल कंप्लायंस नॉर्म्स के एडिशनल चार्जेस भी उनको देने पड़ रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन ओवरलोड, इन सारी चीज़ों का जो डॉक्यूमेंटेशन बर्डन है वो बिलिंग से लेके सर्टिफिकेट से लेके और डॉक्यूमेंटेशन तक सारे एमएसएमई के ऊपर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि कोई ऑटोमेटेड कंप्लायंस सिस्टम नहीं है कि भाई कोई एक ऐसा पोर्टल होता जहाँ पे हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लगाते और नए डॉक्यूमेंट्स हमको वहीं पे मिल जाते। बट ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई डेडिकेटेड कंप्लायंस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं कि उनसे जाके मदद मांगी जा सके। और फॉरेस्ट पेमेंट इश्यूज हमेशा बनते हैं क्योंकि जब पेमेंट डिले होता है और सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इतना पैसा नहीं होता है किसी के पास कि वो आरबीआई के सारे कंप्लायंसेस के साथ वो चल सके और टाइमली उसको डिलीवर कर सके। तो अब आई होप समझ गए होंगे आप लोग क्यों इतना ज़्यादा जो छोटे उद्योग हैं हमारे, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ये क्यों इतना ज़्यादा हो गई एमएसएमई सेक्टर के साथ ही वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो उनके पास स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। इसका मतलब कि भाई उनके पास उतनी पूंजी नहीं, उतना कैपिटल ही नहीं है जैसे बड़े उद्योगों के पास होता है। फिर डिपेंडेंस है किससे, सिंगल मार्केट रूट्स के साथ ही। भाई अब हम इस रास्ते से अपना जो सामान है वो लेके जाते थे, इसी रास्ते का हमने परमिट बनवाया था, इसी रास्ते का हमने डॉक्यूमेंट बनवाया था। अब अचानक से यहाँ पे वॉर हो गई, अब हमको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अब उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट, अलग इंश्योरेंस, अलग शिपमेंट रूट्स, अलग लोगों से बात करना, ये सारा एमएसएमई के ऊपर एक बर्डन आ गया है। और ऑब्वियसली कोई डिजिटाइजेशन प्रोसेस नहीं है, इन ह्यूमन हमको जाके पेपर्स कलेक्ट करने होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स आ चुके हैं एमएसएमई के सेक्टर के ऊपर। एक पहाड़ जैसा टूटा है ये वॉर, जो कि अभी कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊंचे लेवल की बात हो रही है। अच्छा, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं। भाई कोई इन हाउस कंप्लायंस नहीं है, कोई लीगल एक्सपर्ट्स इनके पास नहीं होते क्योंकि ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए जो फ्राइट फॉरवर्डर्स होते हैं, बेसिकली जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके ऊपर इनको डिपेंड होना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली इंफॉर्मेशनल गैप्स, क्योंकि रियल टाइम अपडेट कोई प्रोवाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से उनको हमेशा पॉलिसी और मार्केट एडवर्सरीज का सामना करना पड़ता है कि भाई कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के ले आओ, तुम जो है पेनल्टी भरो, तुमने गलत कर दिया है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स लिए हैं इस समय। और वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को दोबारा रिव्यू कर रही है ताकि वो जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स है उसको सिंप्लीफाई कर सके और रिलैक्स कर सके जो कंप्लायंस टाइमलाइंस हैं उसको। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स अच्छा करने की कोशिश कर रही है और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी देने की कोशिश कर रही है। जैसे जो डायरेक्टर जनरल हैं फॉरेन ट्रेड के, उन्होंने क्या किया है कि अब जो एडवाइजरीज हैं वो इशू करना चालू किया है और जो एक्सपोर्ट नॉर्म्स हैं उसको अपडेट करना चालू कर दिया है ताकि जो सिंगल विंडो है वो मिल सके। और आरबीआई ने जो फॉरेक्स रियलाइजेशन है उसमें रिलैक्सेशन का प्रोसेस चालू कर दिया है ताकि जो फॉरेन पेमेंट्स हैं उसको पे करने या रिसीव करने में एमएसएमईज को दिक्कत ना आए। और वहीं ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स के तौर पे ये कहा गया है कि हम जो डॉक्यूमेंट का डिजिटलाइजेशन है उसको करेंगे और सिंगल विंडो क्लियरेंस रखेंगे, यानी एक पोर्टल पे जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए और वहीं से आपको क्लियरेंस मिलेगा। ऐसा गवर्नमेंट का रिस्पांस आ रहा है। और फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात कही जा रही है कि चलिए ठीक है, अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है क्योंकि आप अभी वॉर क्राइसिस में उलझे हुए हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया है, पिछली पेमेंट आई नहीं है, तो हम आपको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन्स देंगे और इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे स्कीम्स का। जैसे बहुत सारी स्कीम्स हमारी चलती हैं तो उसके लिए जो कम इंटरेस्ट पे वो हम लोन आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप अपना शिपमेंट भेजें, जो पैसा मिले तब आप हमको पे कर दीजिएगा। तो इस तरीके का सपोर्ट गवर्नमेंट लेके आई है जो कि काफ़ी बड़ी राहत की बात हो सकती है एमएसएमई सेक्टर के लिए। इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस अगर हम देखें तो भाई एमएसएमई सेक्टर को हम छोटा भले ही देख रहे हों लेकिन ये छोटा है नहीं। ये लगभग 30% से लेके 30% हमारी जीडीपी ग्रोथ में अप्रोक्सीमेटली और 45% हमारे एक्सपोर्ट्स में काम करता है। लगभग आधा एक्सपोर्ट हमारा एमएसएमई सेक्टर करता है।
इसलिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरते हैं छोटे छोटे उद्योग। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखता है हमारे देश के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम बाहर के देशों में कम्पीट कर सकें। इसलिए जो सप्लाई चेन रीओरिएंटेशन है उसको ये पुश देता है ताकि जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन है किसी भी कन्फ्लिक्ट जोन्स में वो बनी रहे, वो बरकरार रहे, उससे इनको दूर रखा जाए। इसीलिए हमारी ये भी ज़रूरत है कि भाई किसी भी वॉर जोन से इनको इफेक्ट ना हो, इनको हम दूर रखें, क्योंकि ये हर जोन में हमारी मदद कर रहे हैं। फिर स्ट्रेटजिक लेसन्स इससे भी हम सीख सकते हैं कि भाई हमको जो रिजिलियंट लॉजिस्टिक और ट्रेड सिस्टम है उसमें इनको हमको देना है, उसमें बेसिकली उनसे हमको जो हमको मिल रहा है अप्रॉक्स 30% ऑफ जीडीपी और अप्रॉक्स 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स, उसके लिए हमको जो इनका लॉजिस्टिक्स और ट्रेड सिस्टम है उसको रेजिलिएंट बनाना होगा ताकि ये बहुत आराम से और अच्छा परफॉर्म करके दे सकें इन दोनों सेक्टर में हमको। और इसीलिए हमको ये जो इम्पोर्टेंस है डोमेस्टिक कैपेसिटी की उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है और ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस इसका यही रहेगा ताकि हम वो रीबिल्ड कर सकें। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं भाई? गवर्नमेंट इंटरवेंशन किया तो है बट उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे पॉलिसी डिले है, बहुत फास्ट चेंजिंग क्राइसिस, जो क्राइसिस है वो तो बहुत तेज चेंज हो रही है, लेकिन जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत डिले से आती हैं, बहुत ज़्यादा डिले से आती हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है। और कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, मिनिस्ट्री जो बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। भाई कॉमर्स मिनिस्ट्री पेपर्स चेक करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, शिपिंग मिनिस्ट्री उनके री रूटिंग का प्रबंध करती है, और इन तीनों में कोई कंप्लायंस नहीं है। अलग अलग ऑफिस में जाके जो छोटे उद्योग के लोग हैं वो बेचारे अपना जो दिक्कत है वो बताते रहते हैं और समाधान उतनी आसानी से नहीं हो पाता है। और लिमिटेड लास्ट माइल डिलीवरी है, क्योंकि बेनिफिट्स बहुत देर में एमएसएमई के पास पहुंचते हैं। पोर्टल पे तो अच्छी बातें हो जाती हैं बट लास्ट माइल डिलीवरी बहुत दिक्कत करती है, इसलिए कई सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो अब आइए देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं हम। चैलेंजेस तो देख लिए, कुछ वे फॉरवर्ड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स अभी हम क्या देख सकते हैं कि अभी तुरंत हम क्या कर सकते हैं। अभी तुरंत हम ये कर सकते हैं कि जो कंप्लायंस है उसको रिलैक्स कर दें, कि भाई चलो यार अभी इतना तुमको डॉक्यूमेंट और इतना तुमको दोबारा से इंश्योरेंस ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, अभी ट्रेड करो, बाद में हमको दे देना और तभी आपकी पेमेंट आएगी जब हम आप इस तरीके का पूरा हमको ब्यौरा देंगे। तो अभी आप एक्सपोर्ट कर लो धकाधक, उसके बाद हमको दिखा देना अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो। और इसी के तहत हम जो कंप्लायंस है उसको डेडलाइंस में भी रिलैक्सेशन कर देंगे कि भाई जो ये डेडलाइन है कि 3 दिन के अंदर सबमिट करो, नहीं, अब आप 10 दिन के अंदर कभी भी सबमिट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। और इंश्योरेंस में कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दें कि इतना जो महंगा इंश्योरेंस जा रहा है तो वो अभी तुरंत के रूप में इतना महंगा ना जाए। तो ये 3 चीज़ हम शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। फिर मीडियम टर्म में क्या कर सकते हैं कि डिजिटाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस, एआई बेस्ड अलर्ट्स हम जारी कर सकते हैं कि मतलब जैसे ही किसी का जो कंप्लायंस है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है या कुछ और दिक्कत आ रही है तो डिजिटली ही उसको मेल चला जाएगा और डिजिटली ही वो अपना जो कंप्लायंस है उसको अपलोड करके डिजिटली ही सारे सिग्नेचर्स पा लेगा। तो ये डिजिटाइजेशन का फ़ायदा रहेगा। और इसीलिए जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसको स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरत है ताकि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ें। जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको सहूलियत हो जाए, उनके लिए कोई दिक्कत ना आए। और लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म में हम कर सकते हैं कि अपने ट्रेड रूट्स को पहले से ही डाइवर्सिफाई कर सकें ताकि कहीं एक रीजन में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो दूसरा रीजन हमारे लिए खुला रहे और हम वहाँ एक्सपोर्ट कर सकें, एक ही जगह पे पूरा हम कंसंट्रेट ना होके रह जाएं। और ऑब्वियसली अल्टरनेट कॉरिडोर्स हमको बिल्डअप करने होंगे जिसके लिए हमको बाकी सारे देशों से भी अच्छे रिश्ते बना के चलने पड़ेंगे। और इसी के साथ हम जो पॉलिसी डिलेज हैं उसको कम कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं और एमएसएमई के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग रेजिलियंस प्रोग्राम ला सकते हैं ताकि एमएसएमई को कोई दिक्कत ना हो और वो ऐसे ही हमारी जीडीपी और एक्सपोर्ट्स में और तेज़ी से बढ़ोतरी लेके कंट्रीब्यूट करते रहें।
इसी के साथ कुछ मैं कंक्लूजन लेके आया हूँ जो कि एग्जाम रेडी हो सकते हैं, इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस हैज़ एक्सपोज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ एमएसएमई एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, इसीलिए कंप्लायंस जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बिकम्स मेजर बैरियर, यानी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्लायंस की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ये एक बैरियर का काम करती है। और एक बैलेंस अप्रोच जो कि रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी, डिजिटल फैसिलिटेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट इज एसेंशियल टू सेफगार्ड इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी, डिजिटल फैसिलिटेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट तीनों की बात कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।